हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया यूनिट 3 जिसमें हमने उसका इंट्रोडक्शन देखा ऑयल्स एंड फैट का। ठीक है, इस लेक्चर में हम रिएक्शंस स्टार्ट करेंगे जो कि कई टाइप की रिएक्शंस हम पढ़ेंगे, राइट। और साथ ही साथ जो बी टॉपिक है इसका यूनिट 3 का, जिसमें आपका हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजिनोलिसिस, रेनिसिडिफिकेशन और ड्राइंग ऑफ ऑयल ऐसा करके आपको दे रखा था यूनिट 3 में। तो रिएक्शंस बेसिकली यही हैं, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम हाइड्रोलिसिस की बात करें तो ऑयल्स एंड फैट की अगर हाइड्रोलिसिस की जाए तो क्या होगा, और हाइड्रोलिसिस क्या है, एक रिएक्शन है। कुल मिला के क्या है कि रिएक्शंस ही पढ़ रहे हैं जिन रिएक्शंस के नाम है, ठीक है। जैसे कि हम कराते नहीं है, एस्टरिफिकेशन करा देते हैं, हाइड्रोजनेशन करा देते हैं, तो कुल मिला के रिएक्शंस के नाम ही होते हैं। तो ये यहाँ जो आपकी यूनिट में लिखे हुए हैं ये नाम ही हैं, जो कि ऐसे लिखे हुए हैं, हाइड्रोजिनोलिसिस, हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम रिएक्शंस को। और अगर आपसे पूछा जाता है केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, तो भी यही रिएक्शंस आपकी जो हम पढ़ने जा रहे हैं अभी उसमें आएंगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहली रिएक्शन से जिसका नाम है हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस क्या होता है, जो फैट्स होते हैं वो हाइड्रोलाइज होते हैं जब उनको हीट किया जाता है एसिड या एल्कली से, या फिर सुपर हीटेड स्टीम में भी वाटर के मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है। तो जब हीट किया जाता है तो फिर क्या होता है कि हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट मिलते हैं, ठीक है। और प्रोडक्ट क्या मिलते हैं, एक तो हमें मिलेगा सॉल्ट, फैटी एसिड, जो भी फैटी एसिड यहाँ लगे हुए थे उनका सॉल्ट मिलेगा, ठीक है। और क्या मिलेगा, ग्लाइसरॉल मिलेगा, राइट। तो कोई फॉर एग्जांपल हमने कोई भी फैट लिया था, ये उस फैट का हमने एल्कली से ट्रीटमेंट कराया इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो हमें यहाँ पर क्या मिल गया, एक तो मिल गया हमें ग्लाइसरॉल और दूसरे हमें मिले salts of carboxylic acid। अच्छा, अब मैंने यहाँ लिखा है salts of carboxylic acid, क्यों? क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर एक कार्बोक्सिलिक एसिड है सेम टाइप का तो ये आर 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 दिख रहा है आपको, लेकिन अगर यहाँ पर आर डैश, आर डबल डैश ये लगा था, ठीक है, इसका मतलब 3 टाइप के कार्बोक्सिलिक एसिड लगे हुए हैं इसमें। तो यहाँ पर जब बनेगा वो भी 3 टाइप के कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे, मतलब सॉल्ट्स बनेंगे, ठीक है। तो कोई भी कुछ भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकते हैं ये कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप्स, और सेम भी हो सकते हैं, ठीक हो गया। तो बेसिकली इसमें हो क्या रहा है, देखिए सबसे पहले रिएक्शन मैकेनिज्म में एज सच हमें ठीक है नहीं जाना है, लेकिन हमें डेफिनेटली पता होना चाहिए क्या होता है। अब सोडियम आयन और हाइड्रोक्सी आयन बनेगा इस केस में, ठीक है, रिएक्शन में। इसमें क्या होता है, बेसिकली ये यहाँ से ब्रेक होता है, ठीक है, और फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। ये OH आयन जो होता है वो जाके अटैच हो जाता है इस CH2 से, ये जो बचा हुआ है, ठीक है। और बाकी का ये जो RCOO निकला वहां से जाके ये सोडियम आयन अटैच हो जाता है, ठीक है। तो पॉजिटिव नेगेटिव, तो क्या है यहाँ पर, ये सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। किसका फॉर्मेशन हो रहा है, सोडियम सॉल्ट बन रहा है। और सोडियम सॉल्ट ही जो होता है किसी भी फैटी एसिड का सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट नहीं कहेंगे, कोई सा भी सॉल्ट, किसी भी फैटी एसिड का, पोटेशियम सॉल्ट भी हो सकता है। तो किसी भी फैटी एसिड का जो सॉल्ट होता है जो कि फैट की हाइड्रोलिसिस से बनाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, सोप। यही है हमारा सोप, ठीक है। तो हमने जब पहली बार B.Pharm में सैपोनिफिकेशन का प्रैक्टिकल किया था तो बड़ा इंटरेस्ट आया था इसमें कि आज हम सोप बनाने जा रहे हैं। तो कुल मिला के बहुत ही क्रूड सोप बनता है, उसको हमें एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है बाद में, ठीक है। तो इसको क्रूड सोप ही कहेंगे।
तो सैपोनिफिकेशन को भी हम बोल सकते हैं द प्रोसेस ऑफ सोप फॉर्मेशन in which alkaline hydrolysis is referred as saponification, right? Next आता है हमारा हाइड्रोजिनेशन। शायद बहुत ही पुरानी क्लासेस, छोटी क्लासेस से हम पढ़ते चले आ रहे हैं कि हाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या है, कि बाय चांस आपके पास एक कोई भी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, ठीक है, अब अगर इसका हाइड्रोजनेशन कराया जाए तो क्या होगा, ये डबल बॉन्ड अलग हो जाएगा और यहाँ पर हाइड्रोजन्स आके अटैच हो जाएंगे। हाइड्रोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन का ऐड होना, ठीक है। तो हाइड्रोजन कहाँ ऐड होगा जाके, जहाँ पर उसे अनसैचुरेशन दिखाई देगा। तो बेसिकली हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब अनसैचुरेशन मैंने आपको लास्ट ही लेक्चर में बताया, किसमें देखने को मिल रहा था, हमें ऑयल्स में देखने को मिल रहा था, ठीक है। तो ऑयल्स का जब हाइड्रोजनेशन कराया जा रहा है तो वो किस में कन्वर्ट हो जा रहे होंगे, सैचुरेटेड फैट्स पे कन्वर्ट हो जा रहे होंगे, यानी कि उनकी क्या हो जा रही होगी, हार्डनिंग हो जा रही होगी। तो इसे और क्या बोल सकते हैं हम, हार्डनिंग ऑफ ऑयल। यानी ऑयल्स को अगर हार्डनिंग करानी है तो हम उसका हाइड्रोजनेशन करा देंगे, ठीक है। तो सुनते थे हम लोग पहले, वनस्पति घी सुना होगा, डालडा के नाम से बहुत आता था पहले, ठीक है, अभी भी आता है। तो बेसिकली अगर किसी ऑयल को हाइड्रोजनेशन करा दिया जाता है तो वो सॉलिड फॉर्म में रूम टेम्परेचर पे आ जाता है, ठीक है। तो उसी का एग्जाम्पल है वनस्पति घी जो आता था, जिसे हम वेजिटेबल घी भी कह सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे ब्रांड्स का आता है, तो एग्जाम्पल तो आपने देख ही रखा है इसका, अब रिएक्शन और देख लेते हैं। तो ये रहा हमारे पास एग्जाम्पल, जिसमें ये हमारा हो जाता है ग्लिसराइल ट्रायोलेट, ठीक है, और वो कन्वर्ट किस में हो जाता है, ग्लिसराइल ट्राइस्टीरेट। अब देखिए हो क्या रहा है यहाँ पर, यहाँ क्या था हमारे पास, एक ही अनसैचुरेशन दिख रहा है, पहली चीज तो एक ही अनसैचुरेशन है, तो पूरी तरीके से ये क्या हो जाएगा, सैचुरेट हो जाएगा, क्योंकि एक ही जगह पर डबल बॉन्ड है, तो कुल मिलाकर ये उस साथ एक को ही सैचुरेट कर देगा। दूसरी चीज हम ये देख रहे हैं कि यहाँ देखिए कितने टोटल आपको कार्बन एटम्स दिखाई दे रहे हैं। टोटल कार्बन एटम्स यहाँ पर 16 एंड 17 है, और यहाँ आकर हम देखेंगे, इस चेन की बात कर रहे हैं, सिर्फ साइड चेन की, तो यहाँ पर भी टोटल कार्बन एटम कितने हैं हमारे पास, 17 ही है, राइट। अब हाइड्रोजन एटम देख लेते हैं, यहाँ पर कितने हैं, 14, 14, 28, 29, 30, 31, 32, 33, और यहाँ कितने हैं, 32, 33, 34, 35। देखिए 2 हाइड्रोजन एटम इंक्रीज हो गए साइड चेन में, इसका मतलब हाइड्रोजन आके इससे अटैच हो गए, ठीक है। तो ये हमारा पहले कोई और सा फैटी एसिड था, ठीक है, ओलिएट लगा है ना, ओलिक एसिड था पहले, ठीक है। लेकिन जब अनसैचुरेशन उसमें से हट गया तो सिर्फ सैचुरेटेड कार्बन चेन बची, और 17 जब अनसैचुरेटेड कार्बन चेन में सैचुरेटेड कार्बन चेन में जब लगातार 17 कार्बन होते हैं तो वो स्टीरेट होता है, स्टीरिक एसिड जिसे बोलते हैं, तो यहाँ पर वो ट्राई स्टीरेट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है, हार्डनिंग ऑफ ऑयल हो गई। ये तो क्या था, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में था, लेकिन जब वो ग्लिसराइल ट्राइस्टीरेट बन गया तो वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फैट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे ये जो आपको लॉन्ग चेन दिखाई देती है, इसमें क्या होता है, कई जगहों पर अनसैचुरेशन होता है, सिंपल एक ही डबल बॉन्ड नहीं होगा, कई डबल बॉन्ड होंगे। तो हार्डनिंग ऑफ ऑयल कितनी करनी है उस हिसाब से सैचुरेशन किया जाता है,
हाइड्रोजनेशन किया जाता है कि हमें सिर्फ सिंगल एक ही डबल बॉन्ड को हटाना है या दो डबल बॉन्ड्स को हटाना है। एक ही डबल बॉन्ड को हटा रहे हैं तो थोड़ा सा हार्डनिंग होगी, ज़्यादा अनसैचुरेशन को कम कर रहे हैं तो हार्डनिंग ज़्यादा हो जाएगी। सपोज करिए किसी भी फैटी एसिड जो यहाँ पर साइड चेन है इस फैट की, उसमें 3 अनसैचुरेशन है, 3 डबल बॉन्ड है। अब हमें कम अगर थोड़ा सा ही उसको हार्ड करना है तो हम सिर्फ एक डबल बॉन्ड से रिएक्शन करा देंगे, हाइड्रोजनेशन करा देंगे। ठीक है, थोड़ा सा उसे और हार्ड करना है तो उसके 2 डबल बॉन्ड को लेंगे और उसको थोड़ा सा और हार्ड करने के लिए वहाँ हाइड्रोजनेशन करा देंगे। अगर कंप्लीट हाइड्रोजनेशन हो जाता है, यानी कि तीनों डबल बॉन्ड जो थे वो हम हाइड्रोजनेट करा दें, तो हार्डनिंग ब्रिटल फैट हमें मिलेगा। ठीक है, खूब बहुत ही हार्ड फैट मिल जाएगा। ठीक है, तो कंप्लीट हाइड्रोजनेशन पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स में कराया जाता है। तो नेक्स्ट वन इज हाइड्रोजिनोलिसिस। अब हाइड्रोजिनोलिसिस ऑफ एस्टर ग्रुप, ठीक है, ये जो एस्टर ग्रुप है ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स या फिर आप कहो फैट्स या ऑयल्स कैन बी कैरीड आउट। किसकी हाइड्रोलिसिस हो रही है, हाइड्रोजिनोलिसिस हो रही है, एस्टर ग्रुप की हाइड्रोजिनोलिसिस हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर क्रोमाइड कैटलिस्ट। ये क्या है, कॉपर क्रोमाइड कैटलिस्ट है एट हाई प्रेशर, ठीक है, एंड टेम्परेचर। इसमें क्या होता है, फैट्स आर रिड्यूस्ड विद हाइड्रोजन गिव लॉन्ग चेन प्राइमरी अल्कोहल इन एडिशन टू ग्लाइसरॉल। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या क्या मिलता है, लॉन्ग चेन प्राइमरी अल्कोहल मिलता है और ग्लाइसरॉल मिलता है। अभी तक आपने जब अल्कोहल्स पढ़ रहे थे तो छोटे छोटे चेन्स के अल्कोहल ही पढ़े थे, बहुत इतनी लंबी लंबी चेन्स के अल्कोहल नहीं पढ़े थे। फॉर एग्जांपल ये जो अल्कोहल आपके सामने दिख रहा है इसका नाम है लॉराइल अल्कोहल। ठीक है, और ये तो ग्लाइसरॉल है ही। और ये आपका जो आपके पास है सामने क्या हो जाएगा फिर, कौन सा फैट हो जाएगा, ये ग्लाइसराइल ट्राइलोरेट। ओके, तो जब ये जो फैट था आपका, इसका हाइड्रोजिनोलिसिस कराई गई तो फिर हमें क्या मिले, उसमें प्राइमरी अल्कोहल्स मिलते हैं, लॉन्ग चेन प्राइमरी अल्कोहल अलोंग विद ग्लाइसरॉल मिलता है। ठीक है, इसका सबसे मज़ेदार यूज़ ये है कि ये डिटर्जेंट्स बनाने में यूज़ होते हैं। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट बात ये है, देखो हाइड्रोजनेशन जब हम करा रहे थे तो हाइड्रोजनेशन के अंदर क्या हो रहा था, अनसैचुरेशन जहाँ पर था वो ब्रेक हो रहा था। ठीक है, यहाँ क्या होता है, हाइड्रोजिनोलिसिस होता है। इसमें क्या होता है, यहाँ जो एस्टर के बीच में जो बॉन्ड होता है ना, ये वाला कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, ये ब्रेक होता है। तो ये ब्रेक होने के बाद क्या होता है, एक हाइड्रोजन इससे आके लग जाता है और एक हाइड्रोजन इससे आके लग जाता है। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन हमने प्रचुर मात्रा में ले रखे हैं। ठीक है, 6H2। तो ये जो कैटलिस्ट होता है वो ये इस रिएक्शन को प्रोसीड कराता है। ठीक है, और हाइड्रोजन आके अटैच हो जाता है। तो जब यहाँ से अटैच होता है, देखिए यहाँ पे भी OH बन रहा है और यहाँ पे अटैच हो रहा है तो यहाँ पे भी OH बन रहा है। तो एक तो ये ट्राइग्लिसरॉल तो बन ही गया, और साथ में ये जो आपको लॉन्ग चेन फैटी एसिड दिख रहा है, ये किस में कन्वर्ट हो गया, लॉन्ग चेन अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो बढ़िया सी रिएक्शन थी हाइड्रोजिनोलिसिस। नेक्स्ट हमारा है रेनिसिडिटी ऑफ ऑयल। ठीक है, तो रेनिसिडिटी ऑफ ऑयल का मतलब होता है
जो कॉम्पोजिशन ऑफ फैट होता है ड्यूरिंग स्टोरेज, तो क्या होता है उसमें रेनिसिडिफिकेशन हो जाता है, ऐसी रिएक्शंस हो जाती हैं जिसकी वजह से ऑन द प्रोलॉन्ग स्टोरेज रेनिसिडिफिकेशन की वजह से बहुत सारे उसमें मटेरियल्स जो होते हैं वो बन जाते हैं। ठीक है, उसके बहुत सारे कह सकते हैं कि प्रोडक्ट्स बन जाते हैं क्योंकि उनके अंदर रिएक्शंस हो जाती हैं, तो उन रिएक्शन को रेनिसिडिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, तो रेनिसिडिफिकेशन of fats or oils defined as a change in the composition of fats during storage that makes them unsuitable for food। ठीक है, due to foul smell। तो उनकी रेनिसिडिटी की वजह से क्या होता है, फाउल स्मेल आता है, सार टेस्ट आता है, अजीब सी स्मेल आती है। ठीक है, और एक अच्छा, कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि आप अपने घर में ही देखेंगे, जो शुद्ध घी होता है बहुत टाइम तक अगर वो रखा रहे तो उसके अंदर से एक अजीब सी खट्टी सी स्मेल आने लगती है, सार सा टेस्ट खट्टा बनाने लगता है। तो वो जो आता है खट्टापन, वो इसी वजह से आता है क्योंकि उनके अंदर कुछ तो या तो ऑक्सीडेशन हो गया होता है या हाइड्रोलिटिक कुछ प्रोसेस रिएक्शन हो गई होती है, इसकी वजह से वो क्या हो जाते हैं, रेनिसिड हो जाते हैं। यानी उनके अंदर क्या होता है, टोटल फैटी एसिड कंटेंट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो जब फैटी एसिड्स बढ़ जाते हैं, ठीक है, वोलेटाइल एल्डिहाइड्स बढ़ जाते हैं, कीटोन्स बढ़ जाते हैं, और ऐसे एसिड्स बढ़ जाते हैं जिनका लो मॉलिक्यूलर वेट होता है, नॉन वॉलेटाइल पैरोक्साइड सब्सटेंस बन जाते हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स बन जाते हैं उन रिएक्शंस की वजह से जो कि हमारे लिए फेवरेबल नहीं है और जो कि बहुत सारे चेंजेस प्रोड्यूस करते हैं उस पर्टिकुलर फैट के अंदर, तो वो खाने लायक नहीं बचता फिर। तो इनमें दो टाइप की रिएक्शंस होती हैं। पहली एक्सप्लेनेशन में हम लिख देंगे, पहले टाइप की रिएक्शन होती है हमारी ऑक्सीडेटिव ठीक है, रेनिसिडिटी बढ़ रही है यानी वहां पर क्या हो रहा है, रेनिसिडिफिकेशन हो रहा है। तो ऑक्सीडेटिव रेनिसिडिफिकेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड्स इन फैट एंड ऑयल्स टू प्रोड्यूस वॉलेटाइल कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, जब हमें पता है कि जब हम किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड का किसी भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो होते हैं उनके बीच में ऑक्सीडेशन कराएंगे, पढ़ा होगा आपने एल्कीन्स का जब ऑक्सीडेशन होता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, वही वाली रिएक्शन यहाँ मान लीजिए वही रिएक्शन होती है कि जो डबल बॉन्ड है वहाँ पर, वो डबल बॉन्ड क्या करता है, उस डबल बॉन्ड पे ऑक्सीडेशन हो जाता है और क्या मिल जाता है हमें, वॉलेटाइल कार्बोक्सिलिक एसिड्स मिल जाते हैं। वॉलेटाइल का मतलब जिसमें से जो कि फ्यूम्स थोड़ा सा उनकी स्मेल इसीलिए आती है क्योंकि इस टाइप के कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं जो वॉलेटाइल होते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इन फैट एंड ऑयल्स प्रोड्यूस वॉलेटाइल कार्बोक्सिलिक एसिड। राइट, दूसरा हमने अभी क्या बोला था, क्या हो जाता है इसके अंदर, हाइड्रोलिटिक रेनिसिडिफिकेशन बोलेंगे इसे। हाइड्रोलिटिक रेनिसिडिफिकेशन, इसमें क्या होता है बच्चों कि जो एस्टर लिंकेज थी ना हमारे पास, मैं चाहूँ तो इसका एग्जाम्पल भी लिख के बता दूं, बट बहुत ही लॉन्ग एग्जाम्पल आप देख ही रहे हो, इतनी लॉन्ग चेन्स है, तो आप पर्टिकुलर आपसे कोई भी अगर रेनिसिडिटी पूछा जाता है तो आप डेफिनेटली उसमें लिख ही दोगे। ठीक है, तो क्या होता है, जो एस्टर लिंकेज थी ना हमारी, ठीक है, ये है फॉर एग्जाम्पल, ये एस्टर लिंकेज है, तो क्या होगा, ये एस्टर लिंकेज ब्रेक होके यहाँ से क्या हो जाएगी, अपने ओरिजिनल एसिड की फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है, तो जिस कार्बोक्सिलिक एसिड से वो बना हुआ था, जिस फैटी एसिड से वो बना हुआ था, उस फैटी एसिड के फॉर्म में ही वापस आ जाती है। तो
हाइड्रोलिटिक रेनिसिडिफिकेशन का मतलब होता है हाइड्रोलिसिस ऑफ वन या मोर एस्टर लिंकेजेस इन फैट एंड ऑयल्स टू प्रोड्यूस ओरिजिनल एसिड्स। ठीक है, और उसमें ये भी हो सकता है बच्चों, देखिए जैसे ये है ग्लिसराइल ट्राइलॉरेट है, ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि जैसे इसमें 3 एस्टर लिंकेज है ना, ट्राइलॉरेट है तो 3 एस्टर लिंकेज है, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि सिर्फ एक ही एस्टर लिंकेज ब्रेक हो, बाकी की 2 ना हो, या फिर एक या एक से ज़्यादा ब्रेक हो जाए, बाकी की एक रह जाए, क्योंकि उसका फैट वाला गुण तो बचता ही है ना आपके पास। कुछ ही एस्टर लिंकेजेस ब्रेक हुई हैं, है ना, सारी नहीं होती हैं, अदरवाइज वो फैट ही नहीं रह जाएगा। अगर सारी ब्रेक हो जाएंगी फिर तो वो पूरी की पूरी तरह से आपका कार्बोक्सिलिक एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन क्या होता है, कुछ ही एस्टर लिंकेज ब्रेक होती हैं, तो कुछ ही एस्टर लिंकेज ब्रेक होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पर ओरिजिनल एसिड्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिकल पार्ट में मैंने आपको एक दिन बताया था, डेफिनेटली वो जो प्रैक्टिकल है इस चैप्टर के बाद ही, इस लेक्चर के बाद ही होना चाहिए था, बिकॉज आपको उसका कंसेप्ट समझ में आता। तो क्या होगा, जितना ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस होगा, ठीक है, किसी भी फैट में जितना ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस होगा ड्यू टू दिस हाइड्रोलिटिक रेनिडिफिकेशन, ठीक है, या फिर यहाँ पर भी देखिए एसिड ही प्रोड्यूस हो रहा है, ऑक्सीडेटिव रेनिडिफिकेशन में भी एसिड प्रोड्यूस हो रहा है वॉलेटाइल कार्बोक्सिलिक एसिड के रूप में। ठीक है, यहाँ पर क्या है, हाइड्रोलिटिक रेनिडिफिकेशन में भी एसिड प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन ओरिजिनल एसिड के रूप में, जिस एसिड से वो बना हुआ था उसके रूप में। तो दोनों ही केसेस में क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं, एसिड। ठीक है, तो रेनिसिडिटी का मतलब हो गया, पुराना कोई भी जब ऑयल हो जाता है तो उसमें क्या होता है, रेनिसिडिटी हो जाती है, यानी कि उसके अंदर क्या हो जाता है, ऑक्सीडेटिव रेनिसिडिफिकेशन होगा या हाइड्रोलिटिक रेनिसिडिफिकेशन होगा। दोनों ही केस में क्या बन रहे हैं, एसिड्स बन रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ एसिड हो रहा है। तो जितना पुराना फैट उतने ही ज़्यादा एसिड उसमें होगा, तो उसकी एसिड वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी, यानी कि जितना बेकार फैट है उसकी एसिड वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, इस बात को अच्छे से दिमाग में रखेंगे, तो ये आपको प्रैक्टिकली आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो मोर एसिड वैल्यू मीन्स मोर व्हाट, ओल्ड फैट या फिर बेकार वाला फैट। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा होता है, ये जो रेनिसिडिफिकेशन होता है, दिस अकर्स ड्यू टू एंजाइम्स। कुछ एंजाइम्स होते हैं जैसे लाइपेज और परऑक्सीडेज पहुंच जाते हैं फैट के अंदर और ये आपकी रेनिसिडिटी कॉज करते हैं। अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो हम इसी टॉपिक में पढ़ लेंगे कि हाउ टू प्रिवेंट रेनिसिडिफिकेशन, रेनिसिडिटी को कैसे प्रिवेंट किया जाता है। देखिए, सबसे पहली चीज़ है, फैट जब हम बनाने जा रहे हैं, इसको नोट कर लेते हैं, तो कैसे प्रिवेंट करेंगे। पहला पॉइंट, उसको जब हम बनाया जाता है, जिस टाइम पर इसकी प्रिपरेशन हो रही होती है, तो ऐसी कंडीशन में बनाया जाए कि कंटामिनेशन के चांसेस कम हो। ठीक है, कंटामिनेशन कम हो। ठीक है, किसका कंटामिनेशन कम हो, मोल्ड्स का, स्पोर्स का, क्योंकि जब जिस समय पर भी फैट बनाया जा रहा है उस समय हमारा जो एनवायरनमेंट है बहुत ही क्लीन होना चाहिए उसके आसपास जहाँ पर भी वो बनाया जा रहा है, जिससे कि कंटामिनेशन ऑफ स्पोर्स एंड मोल्ड्स ना हो। आपने देखा भी होगा आपके घर में, आपकी कोई भी बड़े जो हैं, आप जब कभी आपने देखा हो तो फैट बनाते हैं, जब शुद्ध घी बना रहे होते हैं, तो आप देखो कि कितनी सफाई से हम लोग घी को बनाते हैं, बिकॉज ऑफ कि लॉन्ग टाइम तक वो चले। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि जो बाहर के ऑयल्स और फैट्स होते हैं, सेकंड पॉइंट आ जाता है, उसमें उसको थॉरोली प्यूरिफाई किया जाता है। पहली चीज़, प्यूरिफाई किया जाता है और प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए जाते हैं। ठीक है, तो फैट्स आर थॉरोली प्यूरिफाइड एंड प्रिजर्वेटिव्स आर एडेड टू प्रिवेंट बायोकेमिकल रेनिसिडिफिकेशन। तो जब
हमारे पास प्रिजर्वेटिव्स होंगे तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन और हाइड्रोलिसिस होने की जो होता है होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो प्रिजर्वेटिव्स का यूज़ करते हैं। जनरली हम घर में तो नहीं करते हैं घर के बनाए फैट में, क्योंकि हम फटाफट उसको ख़त्म भी कर लेते हैं, बहुत पुराना नहीं होने देते हैं। लेकिन बाज़ार के जो फैट्स आते हैं उनका जनरली प्योरीफाई उन्हें बहुत अच्छे से किया जाता है। दूसरी चीज़ उनमें प्रिजर्वेटिव्स का ऐड किया जाता है, यूज़ किया जाता है। फैट्स शुड बी स्टोर्ड इन वेल सील्ड पैकेज। ठीक है, उनके अंदर बिल्कुल भी एयर अच्छे से ज़्यादा ना जा पाए, क्योंकि ऑक्सीडेशन होने का डर रहेगा। तो सील पैक्ड होना चाहिए। ये हमें अपने फैट को बचाने के काम कर रहे हैं हम ये। और स्टोर किस पे होना चाहिए? स्टोर्ड एट लो टेम्परेचर। ठीक है, 2 डिग्री सेल्सियस से लेके 6 डिग्री सेल्सियस, अगर लॉन्ग टाइम तक हमें फैट को चलाना है तो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट चौथा क्या हो सकता है? टोकोफेरॉल्स, रोजमेरी एंड अदर यूनिक इंग्रेडिएंट्स को भी हम यूज़ कर सकते हैं, जिससे क्या होता है, क्यों क्या है ये टोकोफेरॉल, रोजमेरी जो मैंने अभी बोले, ये है एंटी ऑक्सीडेंट्स। देखिए प्रिजर्वेटिव्स भी कुल मिला के वही होते हैं लगभग, एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं उनमें, लेकिन इसको अलग से लिख लिया है। अब एंटीऑक्सीडेंट्स को ऐड करें, फॉर एग्जांपल कौन कौन से यूज़ करे जाते हैं? Tocopherols, rosemary and other unique ingredients used in the retardation of oxidative acidification। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट का मतलब ऑक्सीडेशन को रोकेंगे। ठीक है, और एक्सट्रूशन इज वेरी इफेक्टिव इन कंट्रोलिंग enzymatic renicity if the raw material are processed immediately after milling, right? एक्सट्रूशन का मतलब हो जाता है कि जब बहुत ही प्रेशर और फोर्स के साथ जब मिलिंग के टाइम पर रॉ मटेरियल को सीधे प्रोसेस किया जाता है, तो उस टाइम पर बहुत ही फोर्सफुली, बहुत ही प्रेशर के साथ उसको एक्सट्रूड किया जाता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, एंजाइम क्या होता है, एंजाइम की वजह से उस समय पे क्या होता है, एंजाइम डेवलप ही नहीं हो पाते हैं उसके अंदर, और जाके उसकी पैकिंग हो जाती है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, जो एंजाइम की वजह से रेनिसिडिटी हो रही होगी वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो था आपका रेनिसिडिटी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इसका टॉपिक है ड्राइंग। अब नेक्स्ट ड्राइंग ऑयल्स में क्या होता है, बेसिकली जो बहुत ही अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं, ठीक है, जब वो कंटेनर में रखे होते हैं तो उनमें क्या होता है, एक लेयर जैसी फॉर्म हो जाती है, ड्राई। ठीक है, तो ये जो ड्राई लेयर फॉर्म होती है वो किसकी वजह से होती होगी? ऑक्सीडेशन एंड पॉलीमराइजेशन हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, क्या क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन एंड पॉलीमराइजेशन, राइट। तो ऑक्सीडेशन और पॉलीमराइजेशन की वजह से एक पतली सी वाटरप्रूफ लेयर बनती है, और ये लिख लीजिए इसको, क्या है ये? वाटरप्रूफ। पतली सी थिन लेयर, मतलब थिन लेयर बनती है जो कि वाटरप्रूफ होती है। ठीक है, तो वो लेयर जो होती है वो ऐसा लगता है कि सूखी हुई लेयर है। ठीक है, तो उसको इसीलिए बोलते हैं ड्राइंग ऑफ ऑयल्स। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल है लिंसेड ऑयल। लिंसेड ऑयल, अच्छा लिंसेड ऑयल है तो किसमें क्या ज़्यादा होगा? लिनोइक एसिड। तो ये क्या होता है? लिनोइक एसिड क्या होता है? जनरली ऊपर जो होता है ऑक्सीडेशन की वजह से और पॉलीमराइजेशन, मतलब कि बहुत सारे इसमें जो ऑक्सीडेटिव जो प्रोडक्ट हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, लाइन उनका पॉलीमराइज हो जाते हैं और एक थिन लेयर जैसी बना लेते हैं, और ऐसा लगता है ऊपर से कि ऑयल जो है वो सूख गया है। तो कई बार क्या होता है, ये जो आप लिंसेड ऑयल की मैं बात कर रही हूँ, आप देखोगे
कई बार लिंसेड ऑयल बेस्ड पेंट्स होते हैं, तो उसमें हम लोगों को एज अ ड्राइंग ऑयल की तरह हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है, जिससे कि एक ऊपर को लेयर बन जाती है और नीचे का जो हमारा ऑयल है वो सेफ रहता है कुल मिला के, ठीक है। तो इस टाइप के ऑयल्स को हम ड्राइंग ऑफ ऑयल कहते हैं। तो इसकी आप लैंग्वेज लिखना चाहेंगे तो ये लिख सकते हैं कि अ ड्राइंग ऑयल इज एन ऑयल दैट हार्डन्स टू अ टफ सॉलिड फिल्म, ठीक है, किस में कन्वर्ट हो जाता है, टफ और सॉलिड फिल्म में आफ्टर द पीरियड ऑफ एक्सपोजर टू एयर द ऑयल हार्डन्स थ्रू द chemical reaction which is oxidation and polymerization in which components cross link। अब क्रॉस लिंक होंगे तो क्या होगा, पॉलीमराइजेशन हो जाएगा बाय द रिएक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन, ठीक है। ये जो ड्राइंग ऑयल्स होते हैं आर द की कंपोनेंट ऑफ ऑयल पेंट्स एंड सम वार्निशेस, ठीक है, इनका यूज होता है, राइट। तो यहाँ पर हमारा जो बी पार्ट है वहाँ तक ये यूनिट हमारी फिनिश हो गई है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका नेक्स्ट पार्ट लेंगे, राइट, कि सैपोनिफिकेशन जैसे हमने पढ़ा, तो सैपोनिफिकेशन की वैल्यू क्या होती है, जैसे एसिड अभी हम पढ़ रहे थे, तो एसिड वैल्यू क्या होती है कि अगर कहीं पर रेनिसिडिटी हो गई है और एसिड बढ़ गया है, ठीक है, तो उस एसिड को हम निकालते कैसे, तो वो एसिड वैल्यू होती है। तो कुल मिला के क्या होगा, नेक्स्ट पार्ट में हम इसका डिटरमाइन करेंगे इन चीज़ों को, मतलब पता करेंगे कि कितना रेनिसिड हुआ, राइट, और कितना सैपोनिफाई हुआ, ये सब चीज़ें डिटरमाइन करनी है हमें नेक्स्ट लेक्चर में, तो उनके लिए स्पेशली हम उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट होते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में। यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस लेक्चर और मैं कोशिश करूँगी आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए। और पढ़ते रहिए, अच्छे से मेहनत करिए और नोट्स ज़रूर बनाइए। आई अगेन सजेस्ट यू कि नोट्स ज़रूर बनाइए, दैट विल रियली हेल्प यू इन द लास्ट फाइट ऑफ योर एग्ज़ाम, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस टाइम, बाय।